द लिमिटेशन एक्ट 1963, इसमें हम पढ़ेंगे, कोई रिवीजन नहीं है। पहले ये एक प्रोसीजरल लॉ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये इसके पहले जो प्रीवियस एक्ट था उसका नाम था लिमिटेशन एक्ट 1908, जिसको रिपील करके 1963 का एक्ट लाया गया। ये एक लेक्स फोरी लॉ है। उसके बाद इसमें बताया कि दो मैगजिम में पहला मैगजिम का नाम है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिश लिटियम, जिसमें बता दिया कि राज्य के खिलाफ मुकदमेबाजी का अंत। दूसरा विजिलेंटियस नॉन डॉर्मेंटिबस ज्यूरा सबवीनियंट, कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करता है जो अपने अधिकारों को लेकर विजिलेंट होता है, जागरूक होता है। ये एक्ट रिट पिटिशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्ट आर्टिकल जो शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 114, 115, 131, 132 इनको छोड़ के सब पूरा लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट बार करता है जुडिशल रेमेडी को ये बार करता है, लेकिन नॉट डिस्ट्रॉय राइट को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है। अब इसमें आते हैं टोटल पाँच पार्ट है, 32 सेक्शंस हैं, जिसमें 32 रिपील्ड है तो 31 सेक्शंस हुए, और एक शेड्यूल है। एक शेड्यूल के अंदर 3 पार्ट हैं, 3 डिवीजन है। उसमें पहले डिवीजन का नाम है सूट में आर्टिकल 1 से लेकर 113 तक है। सेकंड डिवीजन में अपील का जो आर्टिकल है वो 114 से लेकर 117 तक, और तीसरा है एप्लीकेशन 118 से लेकर 137 तक। इसका जो एक्ट नंबर है 36 ऑफ 1963, और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1964। तो सेक्शन 1 में आते हैं। सेक्शन 1 में बता दिए शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट का इसका 1 जनवरी 1964, और उसके बाद जो एक्सटेंट है वो होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, एनफोर्स इन ऑल ओवर द होल ऑफ इंडिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 का डेफिनेशन में 2A में बता दिया एप्लीकेंट, 2A एप्लीकेंट विच इंक्लूड्स petitioner or any person through whom an applicant derive his right to apply, or any person whose state is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. 2B application includes a petition. 2C bill of exchange. 2C bill of exchange include hundi and check. उसके बाद आते हैं 2D बॉन्ड में आता है एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय ए पर्सन ऑब्लिगेजेस हिमसेल्फ टू पे money to another on condition that obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. जो बॉन्ड है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पर्सन को ऑब्लिगाइज कर रहा है टू पे मनी टू अनदर, और ऑब्लिगेशन अगर वॉइड हो जाएगा अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया गया या फिर एक्ट परफॉर्म नहीं किया गया तो। 2E में बता दिया डिफेंडेंट, जिसमें बता दिया कि एनी पर्सन through whom a defendant derive his liability to be used, जिससे liability to be sued मतलब होगा डिफेंडेंट, 2E डिफेंडेंट। उसके बाद इधर 2A एप्लीकेंट में पेटिशनर भी आता है और एनी पर्सन जिसके पास राइट टू अप्लाई है, और डिफेंडेंट 2E में बता दिया गया, 2E में ही क्लॉज 2 में बता दिया गया जो पर्सन जिसका स्टेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। उसके बाद आते हैं 2F में ईजमेंट में क्या आता है, इंक्लूड्स राइट फॉर नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा है, बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट ऑफ फॉर हिज ओन प्रॉफिट एंड एनी पार्ट ऑफ सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच्ड और सब्सिडिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। जो वन पर्सन है वो एंटाइटल्ड है और रिमूव करने के लिए ऐसा प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, जो दूसरा बिलोंग कर रहा है, और एनीथिंग ग्रोइंग इन या फिर अटैच टू या फिर सब्सिटिंग अपॉन लैंड ऑफ अनदर, मतलब किसी और के लैंड पे कोई राइट हो रहा है तो वो आपका ईजमेंट राइट कहलाएगा। ये हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहलाता है, और ये नेचुरल भी हो सकता है, इनहेरेंट भी हो सकता है, और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, और ये अदर प्रॉपर्टीज़ पे, और साथ ही साथ इसका जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 20 साल का होता है, मतलब 20 ईयर्स तक ये वैलिड होता है। इसके बाद आते हैं 20 ईयर्स तक अगर आप एक्सरसाइज करो तो ईजमेंट कहलाएगा। 2G में आपका फॉरेन कंट्री, 2G फॉरेन कंट्री अदर देन इंडिया। उसके बाद 2H में गुड फेथ, 2H गुड फेथ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गुड फेथ
विच इज़ नॉट डन विथ ड्यू केयर और अटेंशन। उसके बाद 2I में आते हैं, 2I में प्लेंटिफ, 2I प्लेंटिफ, 2I प्लेंटिफ, 2I प्लेंटिफ, जिसके पास राइट टू श्यू का पावर है। उसके बाद 2J में आते हैं, 2J में बता दिया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन PL, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रोविजंस में सॉरी जो कि शेड्यूल्स में डिफाइंड है, जो कि कहाँ डिफाइंड है, शेड्यूल में। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, ऐसा लिमिटेशन पीरियड जो कि सूट अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, गिवन बाय द शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से दिया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन PL जो कि शेड्यूल में है। प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब P, प्रिस्क्राइब पीरियड से P और P से आएगा आपका प्रोविजन, जो लिमिटेशन के प्रोविजंस में दिया हुआ है उससे कंप्यूट किया जा रहा है, तो वो होगा प्रिस्क्राइब पीरियड। 2K में आते हैं प्रोमिसरी नोट, 2K प्रोमिसरी नोट, 2K प्रोमिसरी नोट। उसके बाद आते हैं 2L में सूट, 2L में सूट, सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन, सूट के अंदर अपील और एप्लीकेशन नहीं आता, 2L सूट। उसके बाद आते हैं 2M में टॉट, टॉट में आ रहा है सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली, जो टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद आते हैं 2N ट्रस्टी, 2N ट्रस्टी, 2N ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनियामीदार मोर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजिशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड और पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विदाउट टाइटल। ये सारे के सारे ट्रस्टी के अंदर आते हैं और ट्रस्टी के अंदर नहीं आते हैं। ट्रस्टी का सिर्फ नेगेटिव डेफिनेशन दिया हुआ, डज नॉट इंक्लूड में बेनामीदार मोर्टगेजी रिमेनिंग पोजीशन नहीं आते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट 2, पार्ट 2 में बता दिया है लिमिटेशन ऑफ सूट अपील और एप्लीकेशन। सेक्शन 3 में आते हैं, सेक्शन 3 में बता दिया बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन में बता दिया कि 4 से लेकर 24 तक, ये जो पार्ट 2 है लिमिटेशन ऑफ सूट अपील और एप्लीकेशन, ये 3 से लेकर 11 तक आप चलता है, 3 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 3 से लेकर 11 तक जाता है। सेक्शन 3 में बता दिया बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन में बता दिया कि जो 4 से लेकर 24 तक अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में नहीं आता है तो उसका जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट सेट अप एज अ डिफेंस, अगर लिमिटेशन में सूट में एज अ डिफेंस लिमिटेशन का नहीं भी लिया गया तो भी डिसमिस कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 जो है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 3 एक मैंडेटरी प्रोविजन है। उसके बाद बता दिया कि सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अपील प्रिफर्ड और एप्लीकेशन और सूट के बारे में बात किया, सूट अपील और एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद बताया कि कोर्ट एब्सोल्यूट पावर टू डिसमिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रायल, एट एनी टाइम डिसमिस कर सकता है। उसके बाद आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सूट इज इंस्टीट्यूटेड, सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा, तो ऑर्डिनरी केस है तो प्लेंट जब प्रेजेंट किया जा रहा है प्रॉपर ऑफिसर को तो ये तब माना जाएगा। अगर केस ऑफ पॉपर है, अगर पॉपर है तो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर लीव टू श्यू एज प्रॉपर इज मेड, जिस दिन एप्लीकेशन लगाया उस दिन से पॉपर का लिए माना जाएगा। उसके बाद केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, तो क्लेमनेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिस दिन वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजेगा उस दिन से माना जाएगा। उसके बाद आते हैं 2(3) के बी में बता दिया एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को एज अ सेपरेट सूट माना जाएगा। सेट ऑफ जो है वो ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया हुआ है और काउंटर क्लेम जो है वो ऑर्डर 8 रूल 6A में दिया हुआ है। तो सेपरेट सूट कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, तो अब आते हैं इन केस ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ में जो ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया हुआ है उसमें बता दिया कि जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो दिन की डेट मानी जाएगी एज द सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड, जिसमें सेट ऑफ प्लीड किया गया है उस सूट में जो जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उस दिन से सेट ऑफ इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। और उसके बाद आते हैं काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम में क्या होगा, तो काउंटर क्लेम में बता दिया डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट, जिस दिन काउंटर क्लेम को कोर्ट में लगाया गया उस दिन से काउंटर क्लेम को माना जाएगा। उसके बाद आते हैं एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, एप्लीकेशन लगाया जा रहा है नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में मोशन का नोटिस, तो कब माना जाएगा, तो जिस दिन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, प्रॉपर ऑफिसर को जिस दिन करता है उस दिन माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 4 में बता दिया कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, जिस दिन कोर्ट क्लोज होगा, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर जिस दिन कोर्ट क्लोज है तो जब रीओपन, जब कोर्ट रीओपन होगा उस दिन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये बता दिया है कि सेक्शन 4 जो है वो सूट अपील और एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई होता है, सूट अपील और एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई होता है। उसके बाद आपका बता दिया कि इसके एक्सप्लेनेशन में कि अगर हाफ डे के लिए भी क्लोज है तो उसके पूरा दिन का क्लोज माना जाता है,
अब इसमें दो मैक्सिम है सेक्शन 4 के अंतर्गत। पहला है एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविटेट, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शेल नॉट प्रिजुडिस एनी पार्टी। उसके बाद दूसरा मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉग्निट एक्ट इम्पॉसिबलिया, जिसमें बता दिया लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में बता दिया एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में प्रिस्क्राइब पीरियड कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, अदर देन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 21। इसमें बता दिए कि अगर आपके पास कोर्ट दैट ही हैड अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग एन एप्लीकेशन विच सच पीरियड, तो ये सफिशिएंट कॉज के बारे में बताया है। तो ये पहली बात इसमें आते हैं सेक्शन 5 में कि ये जो सेक्शन है सूट और एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है, और पेटिशन फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट पे भी अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट ये बताया है कि सफिशिएंट कॉज को समझाया गया तारावती वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सफिशिएंट कॉज ऑफ डिलेज में पहला आता है इलनेस, डिटेंशन इन प्रिजन, मिस्टेक ऑफ ऑर्डर या फिर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, मिसगाइड बाय एडवोकेट, गुड फेथ में रॉन्ग प्लेस में प्रोसीड कर लेना। और दूसरा इसका केस लॉ है सफिशिएंट कॉज को समझाने का एन बालाकृष्णन वर्सेस एम के कृष्णन, जिसमें बता दिया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले के बारे में। अब इसमें बता दिया सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले के बाद इसका एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि अगर अपीलेंट या फिर एप्लीकेंट मिसलीड हो जाता है बाय ऑर्डर या फिर प्रैक्टिस ऑफ जजमेंट ऑफ हाईकोर्ट की वजह से, तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में बता दिया लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 6 के हिसाब से वेयर अ पर्सन एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, मतलब जो इंस्टीट्यूट करना चाहता है, मतलब यहाँ पे बात की गई है प्लेंटिफ की, और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी टाइम, जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा तब माइनर हो गया या फिर इंसेन हो गया या फिर इडियट हो गया। माइनर, इंसेन और इडियट ये 3 डिसेबिलिटी दी हुई है, अगर ये हो जाती है तो इसके डिसेबिलिटी आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज़ बीन सीज्ड, तब उसके बाद आप सूट को इंस्टीट्यूट करोगे। तो ये जो है प्लेंटिफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इससे सूट और एप्लीकेशन पे जा रहा है, ये सूट और एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन पे ही जा रहा है। उसके बाद आते हैं इसमें बता दिया कि इसके क्लॉज 2 के हिसाब से बताया है कि जब एक डिसेबिलिटी चल रही थी और साथ ही साथ 2 डिसेबिलिटी दूसरी जो है वो पहले के ख़त्म होने के पहले ही स्टार्ट हो गई, तो दोनों के डिसेबिलिटी के ख़त्म होने पे वेयर टू सच ऑफ डिसेबिलिटी, तो दोनों के ख़त्म होने पे बोथ डिसेबिलिटी सीज, उसके बाद ही फिर आपका टाइम पीरियड। उसके बाद ये आते हैं अपन सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 3 में, वेयर डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू डेथ ऑफ द पर्सन, अगर जो डिसेबिलिटी उसके डेथ तक चल रही है तो फिर कौन आएगा, तो एलआर लेकर आएगा सूट। इसके साथ अपन पढ़ते हैं जब लिमिटेशन के आर्टिकल नंबर 60, जिसमें बता दिया कि टू सेट असाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय गार्जियन। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर इसी का क्लॉज 4 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रिफर किया गया है क्लॉज 3 में, अगर उसके ऊपर सेम क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का सेक्शन अप्लाई होगा कि अगर वो भी अगर डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तब। उसके बाद आते हैं क्लॉज 5 में डिसेबिलिटी पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द टाइम पीरियड अलाउड him under this section the legal representative may institute a suit or make application within same period after the death as otherwise भी। तो इसमें बता दिया कि जो पर्सन डिसेबिलिटी से जूझ रहा था वो मरने के पहले डिसेबिलिटी से तो ख़त्म हो गई थी उसकी डिसेबिलिटी, और वो मर गया उसके बाद ही तुरंत, तो जितना टाइम उसके डिसेबिलिटी ख़त्म होने से लेकर मरने तक का है, वो टाइम से उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसी के अंदर एलआर को आना होगा। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन में बता दिया माइनर इंक्लूड्स चाइल्ड इन द वोम, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि माइनर के अंदर चाइल्ड इंक्लूड होता है कि नहीं जो वोम में है, तो माइनर के अंदर चाइल्ड जो वोम में है वो भी इंक्लूड होता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 7 में डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, अगर बहुत सारे हैं सूट में, ये सिर्फ और सिर्फ सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन पे अप्लाई हो रहा है ये सेक्शन नंबर 7 डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन, जिसमें आपका कोई एक पर्सन जो है वो डिसेबल है तो जो टाइम है वो बाकी सब के लिए तो चलेगा, एक के लिए छोड़ के। इसके बाद बता दिया कि द सेक्शन एक्स का एक्सप्लेनेशन में दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ डिस्चार्ज फॉर एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में बता दिया मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय मिथोक्सिरा लॉ shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of other member of the family only if he is the management of joint
फैमिली प्रॉपर्टी, अगर कर्ता जो है वो सबके बिहाफ में ये जो है वो जो अगर कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर जो मैनेजमेंट देखता है, जो मिताक्षरा वाला से गवर्न होती है, तो वो डिस्चार्ज दे सकता है। सेक्शन 8 में बता दिया स्पेशल एक्सेप्शन नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और सेक्शन 7 पे जो है वो राइट, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 राइट ऑफ प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होते हैं, और डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड द लिमिटेशन। तो स्पेशल एक्सेप्शन में बता दिया कि नथिंग इन सेक्शन 6 और 7 के अंतर्गत इसमें सिर्फ इतना बता दिया कि जो डिसेबिलिटी है उसमें 3 साल से अगर कम का समय है तो उसको 3 साल तक का मिनिमम समय तो दिया ही जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम में सिर्फ इतना बता दिया कि अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यू चलेगा। सेक्शन नंबर 10 में आते हैं। सेक्शन नंबर 10 में बता दिया सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सूट अगेंस्ट ट्रस्टीड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसमें बता दिया कि जो कोई भी सूट, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन टू होम प्रॉपर्टी हैज़ बीन वेस्टेड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में जिसके ऊपर वेस्टेड है तो उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाइज इन सेक्शन नंबर 10। लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, और जो टाइम है कोई भी, मतलब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मेशन नहीं, जो भी है वो शेल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम है, कोई भी बार्ड नहीं होगा। ये सीधे सीधे बता दिए कि नो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 10 पे सेक्शन नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा। ये लिमिटेशन एक्ट से बाहर किया गया है। ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव का जब मामला आता है तो इसका एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन जो प्रॉपर्टी हिंदू, मुस्लिम या फिर बुद्धिस्ट चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर चैरिटेबल एंडोमेंट में दी गई है, वेस्टेड उसको एज अ ट्रस्ट माना जाएगा फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एंड मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी उसको ट्रस्टी माना जाएगा। जो मैनेजर होगा उसको एज अ ट्रस्टी माना जाएगा। लेकिन ट्रस्टी की प्रॉपर्टी का ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का अगर कोई मिसयूज कर रहा है कोई ट्रस्टी, देन बेनिफिशियरीज विल शू फॉर दैट प्रॉपर्टी एनी टाइम। तो जो ट्रस्ट का कभी भी यूज़ करता है तो उसको कभी भी शू किया जा सकता है। ये ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रस्ट के लिए कोई बाध्यकारी नहीं हो रहा है। सेक्शन नंबर 11 है सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच एक्ट एक्सटेंड्स। ये जो है एक अनइम्पोर्टेंट है। सेक्शन 11 में सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज, जो सूट आउटसाइड द टेरिटरीज एंटर किए गए हैं तो उन पर शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन एंड कंटेंट इन दिस एक्ट। उसके नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्री शैल बी अ डिफेंस ऑफ टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द सेट कंट्री कॉन्ट्रैक्ट or in foreign country unless rule has been extinguished the contract, a party were domiciled in the state or in foreign country during the period of prescribed by such rule। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 12 में पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो सेक्शन नंबर 12 से स्टार्ट होता है और जाता है 24 तक। सेक्शन 12 में बता दिया एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 12, इसमें बता दिया इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। सूट और अपील और एप्लीकेशन पे जब भी अप्लाई हो रहा है तो द डे फ्रॉम विच पीरियड वाज रिकॉर्ड, जिस दिन से पीरियड को स्टार्ट होना तो वो जो दिन होगा जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब कॉज ऑफ एक्शन वाला जो डे है वो काउंट नहीं होगा। ये सीआरपीसी के सेक्शन 469 के 1 के बी में दिया हुआ है, 469 1 बी। इसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में जब भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट किया जाएगा फॉर अपील और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, मतलब अपील या फिर एप्लीकेशन कर रहा है लीव टू अपील के लिए या फिर रिवीजन या फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए, तो जो डे है ऑफ विच जजमेंट कंप्लेंट वॉज प्रोनाउंस, जिस दिन सुनाया गया है, और फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, जितना टाइम उसको ऑब्टेन लग रहा है कॉपी को, डिक्री की कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में बता दिए कि इन कंप्यूटरिंग अंडर दिस सेक्शन जो टाइम रिक्विजिट है फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर, तो उसमें एनी टाइम बाय विच बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री, जितना टाइम कोर्ट को प्रिपेयर करने में लगा डिक्री और ऑर्डर को, बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो जितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में और एप्लीकेशन लगाते तक का जो टाइम है, डिक्री के बनने के होने के बाद से लेके एप्लीकेशन लगाते तक का जो टाइम है वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में जब जो अपील्ड डिक्री ऑर्डर है, डिक्री और ऑर्डर जो अपील्ड वाली है उसका रिवीजन या फिर रिव्यू करा रहा है कोई, तो जिस दिन एप्लीकेशन इज मेड टू लीव
और जितना टाइम उसकी कॉपी ऑफ जजमेंट ऑब्टेन करने में लग रहा है वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 में, लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। किसी अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए तो जितना टाइम ऑब्टेन करने में लग रहा है कॉपी को वो एक्सक्लूड किया जाएगा क्लॉज 4 के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन 13 में बता दिया एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टू sue एंड और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर एज अ पॉपर। पॉपर यहाँ से सेक्शन नंबर 13 से याद रखिए पॉपर। उसके बाद इसमें बता दिया कि जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, ये जो सेक्शन है वो सूट और अपील पे अप्लाई हो रहा है। और वेयर इन केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू sue और अपील एज अ पॉपर, पॉपर के जैसे अप्लाई कर रहा था और वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो जितना टाइम उसने गुड फेथ में एग्जीक्यूट किया उस एप्लीकेशन को तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद बता दिया गया है कि जो नया सूट है वो पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस नया कोर्ट फीस पे करने के बाद ही जो नया सूट है वो चालू किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन 14 में आपका बोनाफाइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन। सेक्शन 14 में बता दिया कि जब कंप्यूट कर रहे हैं टाइम ऑफ लिमिटेशन तो प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस के साथ वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। कहाँ पे? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील या फिर रिवीजन में। अगेंस्ट द डिफेंडेंट शेल बी एक्सक्लूडेड, तो वो टाइम जो है उसका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और सेम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। तो यहाँ डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन पूछा जाता है कि डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन में पेक्यूनरी टेरिटरी और अदर जुरिसडिक्शन कवर हो जाता है। तो डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर के हिसाब से अगर कोई कर रहा है तो वो गुड फेथ में, तो वो टाइम जो है उसका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद बता दिया कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड फॉर एनी एप्लीकेशन, यहाँ पे बात कर दी एनी एप्लीकेशन की। एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग ड्यू डिलीजेंस से प्रोसीड कर रहा है सिविल प्रोसीडिंग में, और कहाँ पे? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में और अपील या फिर रिवीजन पे। सेम पार्टी और सेम रिलीफ शेल बी एक्सक्लूडेड, जो है टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर गुड फेथ में एग्जीक्यूट किया जा रहा है फॉर डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर के हिसाब से। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बता दिया कि नथिंग इन दिस सेक्शन रूल ऑर्डर 23 का जो रूल 2 है, ऑर्डर 23 का रूल 2 बोलते हैं लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। जो ऑर्डर 23 क्या बात करता है? ऑर्डर 23 बात करता है विड्रॉल और अबेंडनमेंट की। तो यहाँ पे रूल 1 में बताया है कि विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, अगर कोई सूट को विड्रॉ करता है फिर कोई पार्ट ऑफ क्लेम को अबेंडन कर देता है तो जो लिमिटेशन लॉ है वो अफेक्ट नहीं किया जाएगा फर्स्ट सूट से। उसके बाद इसमें बता दिया है कि जो नॉट विथ स्टैंडिंग रूल 2 ऑफ 23 के रूल 2 के होते हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई, जो सब सेक्शन 1 का जो सेक्शन है क्लॉज बोलता है जो गुड फेथ वाला, अप्लाई टू फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट, उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर ग्रांट किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा तो जो परमिशन अगर ग्रांट की जा रही है तो नया सूट लाया जा सकता है। वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। जो पहला सूट है वो बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन से या फिर अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर से फेल हो चुका है। उसके बाद बता दिया है एक्सप्लेनेशन में बता दिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग द फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे इट वॉज एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। जिस दिन इंस्टीट्यूट किया और जिस दिन एंड हुआ दोनों काउंट किया जाएगा। प्लेंटिफ और एप्लीकेंट रजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग, कोई भी एप्लीकेंट अगर अपील को रजिस्टर कर रहा है तो वो भी एक प्रोसिक्यूटिंग ऑफ प्रोसीडिंग के अंतर्गत आएगा। मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी और कॉज ऑफ एक्शन, मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज आफ्टर कॉज ऑफ एक्शन। मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी जो है 1 रूल 9 में दिया हुआ है और कॉज ऑफ एक्शन 2 रूल 7 में दिया हुआ, ऑर्डर 2 रूल 7 में दिया हुआ है। शैल बी डीम टू बी कॉज ऑफ लाइक नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी और कॉज ऑफ एक्शन, मिस जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ये दोनों ही लाइक